जन्म कुंडली पहली बार देखने पर किसी अनसुलझी पहेली जैसी लग सकती है। बहुत सारे घर, ग्रह, राशियां, थोड़ा उलझा हुआ लगता है ना। लेकिन सच तो यह है कि ग्रहों के कुछ खास संयोजनों को, जिन्हें ज्योतिष में योग कहा जाता है, समझकर इस पहेली को बहुत आसानी से डिकोड किया जा सकता है। आज की इस खास चर्चा में हम बिल्कुल यही करने वाले हैं, और वो भी एकदम आसान भाषा में। आज हम जिन अहम विषयों को कवर करेंगे वे हैं योगों का असली जादू, जन्म कुंडली को नेविगेट करने का तरीका, सफलता और धन दिलाने वाले योग, ग्रहों के भाव स्वामियों की पहचान और अंत में सही समय यानी टाइमिंग और शुरुआत में होने वाली कुछ आम गलतियां। तो चलिए बिना देर किए सीधे विषय में उतरते हैं। भाग 1, योगों का जादू। बुनियादी सूर्य राशियों से एक कदम आगे बढ़ना। अब योग शब्द सुनते ही शायद दिमाग में सबसे पहले शारीरिक व्यायाम या स्ट्रेचिंग का ख्याल आए, लेकिन ज्योतिष में इसका मतलब बिल्कुल अलग है। वैदिक ज्योतिष में योग आसमान में ग्रहों, भावों और राशियों के बीच बनने वाले बेहद शक्तिशाली गणितीय समीकरण होते हैं। ये वही समीकरण हैं जो जीवन के अनुभवों की दिशा और दशा तय करते हैं। एक बड़ा दिलचस्प अंतर है पश्चिमी और वैदिक ज्योतिष में। पश्चिमी प्रणाली मुख्य रूप से हमारी सूर्य राशियों पर बहुत ज्यादा फोकस करती है। वहीं वैदिक प्रणाली एक कदम आगे जाकर हमारे छिपे हुए सामर्थ्य को उजागर करने के लिए सभी 9 ग्रहों के जटिल तालमेल पर निर्भर करती है। ये पूरी की पूरी एक रेसिपी की तरह है। भाग 2, जन्म कुंडली को नेविगेट करना। इस ब्रह्मांडीय कक्षा का मानचित्रण। किसी भी जन्म कुंडली को समझने के लिए सबसे पहले लग्न यानी असेंडेंट को समझना होता है। इसे किसी घर के मुख्य दरवाजे की तरह माना जा सकता है। चार्ट का विश्लेषण यहीं से शुरू होता है। लग्न वो शुरुआती संदर्भ बिंदु है जहां से जीवन की पूरी कहानी खुलती है। जब हम कुंडली के मैप को देखते हैं तो बीच के जो चौकोर हिस्से होते हैं उन्हें केंद्र कहा जाता है। ये जीवन की मजबूत नींव के स्तंभ हैं। इसके अलावा जो त्रिकोण आकार वाले भाव होते हैं वो त्रिकोण कहलाते हैं। इनका काम है सौभाग्य और सकारात्मक परिणामों को कई गुना बढ़ाना। जब ग्रह इन खास जगहों पर बैठते हैं तो सबसे पावरफुल रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। भाग 3, सफलता और धन योग, शक्ति और समृद्धि के वे खास संयोजन। अब आते हैं सबसे रोमांचक हिस्से पर, राजयोग, जो सीधे तौर पर सफलता, नेतृत्व और अधिकार का संकेत देते हैं। इसमें गज केसरी योग का नाम शायद सबसे मशहूर है, जो तब बनता है जब चंद्रमा से केंद्र में बृहस्पति हो। ये प्रसिद्धि और बुद्धि का एक बहुत ही शानदार कॉम्बिनेशन है। एक और है नीच भंग राजयोग, जो जीवन में अचानक और अप्रत्याशित सफलता लाता है। और जब केंद्र और त्रिकोण के स्वामी एक साथ आ जाएं, तो वो क्लासिक राजयोग बनता है, जो सत्ता और अधिकार दिलाता है। सफलता के बाद बात करते हैं धन योग की, जो पूरी तरह से आर्थिक प्रचुरता यानी वेल्थ से जुड़े हैं। उदाहरण के लिए लक्ष्मी योग तब बनता है जब शुक्र अपनी उच्च या स्वयं की राशि में हो। ये योग जीवन में विलासिता और भरपूर आराम लाता है। आर्थिक प्रचुरता काफी हद तक कुंडली के दूसरे और 11वें भावों पर भी निर्भर करती है। अमला योग इसका एक बेहतरीन उदाहरण है, जहां इन भावों के शुभ स्वामी एक साथ आकर लगातार और स्थिर आय का रास्ता खोलते हैं। लेकिन यहाँ एक छोटा सा पेंच है। ग्रहों की स्थिति और गरिमा बहुत मायने रखती है। अगर बृहस्पति या शुक्र जैसा कोई शुभ ग्रह योग बना रहा है तो वो इसके फायदों को कई गुना बढ़ा देता है। पर अगर शनि या मंगल जैसा कोई क्रूर ग्रह इसमें शामिल हो जाए तो नतीजे काफी बदल सकते हैं। इसे ऐसे समझें जैसे किसी बहुत ही स्वादिष्ट डिश में गलती से कोई कड़वी चीज मिल जाए। भाग 4, ग्रहों के भाव स्वामियों की पहचान करना, चार्ट रीडिंग की सही कार्यप्रणाली। किसी भी चार्ट का सटीक विश्लेषण करने के लिए कुछ स्पष्ट कदम उठाने होते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम, जन्म की सही तारीख, समय और स्थान की 100% पुष्टि करना। अगर इसमें कुछ मिनटों की भी गलती हुई तो पूरी की पूरी गणना गलत हो सकती है। इसके बाद लग्न और भाव के स्वामियों की पहचान की जाती है। फिर केंद्र और त्रिकोण के स्वामियों के बीच के संयोजन खोजे जाते हैं। और अंत में यह देखा जाता है कि कौन से ग्रहों की दृष्टि योग को और ज्यादा मजबूत बना रही है। भाग 5, समय और शुरुआती गलतियां, आखिर सफलता कब मिलेगी। अब एक बहुत ही लाजमी सवाल उठता है। मान लीजिए किसी के चार्ट में धन का एक बहुत ही शक्तिशाली संयोजन मौजूद है, लेकिन हकीकत में वो समृद्धि अभी तक नजर क्यों नहीं आई। क्षमता होने और उसे असल जिंदगी में महसूस करने के बीच ये फासला क्यों है। इस बड़े सवाल का जवाब छुपा है दशा में।
दशाएं दरअसल विशिष्ट ग्रहों के समय की वो अवधि होती हैं जो ये तय करती हैं कि कोई सुप्त योग जीवन में ठीक किस वक्त एक्टिवेट होगा। दशा को एक अलार्म घड़ी की तरह समझा जा सकता है। योग कुंडली में सोया हुआ है और दशा उसे सही समय आने पर जगाने का काम करती है। विश्लेषण करते समय शुरुआत में कुछ आम गलतियां अक्सर हो जाती हैं, जैसे ये मान लेना कि कोई भी संयोजन अपने आप योग बना देगा, या फिर दशा की अवधि को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देना। भावों के स्वामियों को गलत तरीके से पढ़ना या शनि और राहु के दुष्प्रभावों को इग्नोर करना भी बहुत आम है। हमेशा याद रखना चाहिए कि चार्ट का समग्र संतुलन ही सब कुछ है। कोई भी योग अकेले बिना पूरे चार्ट के सपोर्ट के काम नहीं करता। अगर चार्ट में कोई नकारात्मक प्रभाव मौजूद है तो घबराने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। ग्रहों के संतुलन को वापस लाने के लिए बहुत ही व्यवहारिक उपाय मौजूद हैं। इनमें विशिष्ट मंत्रों का जाप करना, सही रत्न धारण करना या संबंधित वस्तुओं का दान करना शामिल है। उदाहरण के तौर पर शनि के दुष्प्रभावों को कम करने के लिए शनिवार के दिन काले तिल का दान करना एक बहुत ही प्रभावी और आम उपाय माना जाता है। एक बहुत ही शानदार बात कही गई है, हालांकि ये संयोजन अवसरों का संकेत देते हैं, लेकिन व्यक्तिगत प्रयास ही अंतिम परिणाम निर्धारित करते हैं। ये विचार बिल्कुल 100% की सच्चाई है। जन्म कुंडली हमें जीवन का एक बेहतरीन रोडमैप तो दे सकती है, रास्ता दिखा सकती है, लेकिन उस रास्ते पर चलकर मंजिल तक पहुंचने के लिए मेहनत की गाड़ी तो खुद ही चलानी पड़ती है। तो आइए आज के इस चर्चा को एक दिलचस्प सवाल के साथ खत्म करते हैं। जन्म कुंडली के उन गणितीय समीकरणों में ऐसे कौन से अनूठे ग्रहीय उपहार छिपे हैं जो बस सही दशा के आने का इंतजार कर रहे हैं? यही वो सवाल है जो हमें अपनी छिपी हुई क्षमताओं को पहचानने के लिए प्रेरित करता है। आज के इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।